14th for ICSE. The name of the chapter is Propagation of Sound Waves. तो चलो कॉपी निकाल लो अपना, पेन हाथ में ले लो, राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता जाऊंगा तुम, और उसे मैं समझाते हुए भी जाऊंगा. तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चलना. ओके ओके. तो इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स. प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल. साउंड जो ट्रैवल करता है, मान लो तुमने कुछ बोला और किसी व्यक्ति ने सुना, तो तुम्हारे मुंह से साउंड ट्रैवल करता हुआ उसके कानों तक गया, यानी तुम्हारे मुंह से जो साउंड निकला वो प्रोपगेट करता हुआ उसके कानों तक गया. तो ये जो वो प्रोपगेट किया, ट्रैवल किया साउंड, इसे बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड. वेव्स मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साउंड वेव की तरह प्रोपगेट करता है. वेव क्या होता है? एक पेरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. वेव मतलब लहर. साउंड एक लहर की तरह, एक पेरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, वो प्रोपगेट करता है. तो इससे ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे साउंड प्रोपगेट करता है, मीडियम क्या होता है, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला डेफिनेशन हम लिखेंगे साउंड. व्हाट इज अ साउंड? देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces the sensation of hearing in our ears. बिल्कुल आसान है ये समझना. साउंड एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सुनने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. कहां पर? हमारे कानों में. हम जानते हैं हम साउंड को अपने कानों से सुन सकते हैं. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? लिख लो. साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a body vibrates. कोई भी साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वो बॉडी वाइब्रेट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल गिटार. गिटार से जब साउंड कब निकलता है? जब तुम गिटार के स्ट्रिंग्स को गिटारिस्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड निकलता है गिटार से. तबला में साउंड कब निकलता है? तबला का जो मेम्ब्रेन है उस पर जो म्यूजिशियन उसको हिट करता है और वो वाइब्रेट करता है तब. ड्रम में भी हम इस मेम्ब्रेन को हिट करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, तब ड्रम से साउंड निकलता है. एक टेबल है, टेबल के ऊपर तूने हिट किया, साउंड प्रोड्यूस हुआ, यानी टेबल जो टेबल टॉप है वहां उसका पार्टिकल्स वाइब्रेट किया था, देन ओनली यू हर्ड द साउंड. हो सकता है वो वाइब्रेशन तुम्हें दिखे नहीं, बिकॉज द वाइब्रेशंस कुड बी वेरी वेरी ऑफ लेस एम्पलीट्यूड, तो वो नहीं दिखे तुम्हें, लेकिन वाइब्रेट जरूर करता है. मैं जो बोल रहा हूं मेरा वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी का वाइब्रेशन होना बहुत बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड. दूसरा चीज, साउंड तभी ट्रैवल करेगा, तभी प्रोपागेट करता है जब उसे मीडियम मिलता है. पहले ये लिख लो, मैं समझाता हूं. साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट. प्रोपागेट मतलब ट्रैवल, मैं ऑलरेडी बता दिया था. साउंड को अगर ट्रैवल करना है, मान लो ये पॉइंट ए, यहां से साउंड निकल रहा है, पॉइंट बी तक साउंड को जाना है, तो वो कैसे जाएगा? एक मीडियम चाहिए उसे. मीडियम एयर हो सकता है, एयर के थ्रू ये साउंड प्रोपगेट करेगा और बी तक जाएगा. अगर मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं जा पाएगा. तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जहां मीडियम नहीं हो उसे हम बोलते हैं वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स अ प्लेस वेयर देयर इज नो मीडियम. वैक्यूम मीन्स देयर इज नो मीडियम. जैसे हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज वैक्यूम, नथिंग इज देयर, नो मीडियम इज देयर. सो वैसे जगहों में साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता. जहां जैसे मून, चांद पर हवा नहीं है, तो चांद पर अगर दो व्यक्ति बात करेंगे तो उन्हें सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट का जिक्र तुम्हारे बुक में है कि इसे प्रूव करने के लिए कि साउंड को मीडियम चाहिए. तो यहां पे देखो डायग्राम, ये एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट sound
requires a medium to propagate. एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, एक बेल जार लिया गया है। बेल जार मतलब कांच का एक जार, कुछ इस तरह का बेल जार लिया गया है, और इस बेल जार के नीचे एक नैरो स्लिट है जहां से वैक्यूम पंप से अंदर का सारा हवा को निकाल दिया गया है। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से हमने सारा इस बेल जार के अंदर का हवा को निकाल दिया है। इसमें हमने टाइटली स्टॉप्ड कॉक, ढक्कन जिसको स्टॉपर बोलते हैं, लगा दिया है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक बेल को हमने लगाया है, उसका तार ऊपर में है और ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी और अ सेल, ठीक है। इसको इस अंदर में जो इलेक्ट्रिक बेल है, दिस इज द इलेक्ट्रिक बेल, ये बजेगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे। यहां पे एक स्विच है, इस स्विच को जब मैं ऑन करूंगा तो ये बेल जार के अंदर जो बेल है ये क्या होगा, ये बजेगा, ये बजेगा। और बजेगा तो अगर हमने अंदर का सारा हवा निकाल दिया है और फिर इसको हमने लॉक कर दिया है कंप्लीटली, तो क्या हमें साउंड सुनाई देगा? नो, हमें साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमने वैक्यूम पंप से अंदर का सारा हवा निकाल दिया है, अंदर वैक्यूम है, देयर इज नो एयर। तो हमें दिखेगा बाहर से, क्योंकि एक बेल जार कांच का बना हुआ है, हमें दिखेगा कि ये इलेक्ट्रिक बेल का जो हैमर है इस गोंग को मार रहा है, पीट रहा है, मतलब साउंड सुनाई देना चाहिए। वी कैन सी द बेल रिंगिंग, वी कैन सी इट, द हैमर ऑफ द बेल इज हिटिंग द गोंग, but we are not able to hear the sound. Why? Because there is no medium inside. तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोपागेट नहीं हो पा रहा है, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। So even if we are able to see that the gong is repeatedly being hit by the hammer, we are not able to hear the sound. So this proves that sound requires a medium to propagate. ठीक है। अब ये जो मीडियम बोल रहे हैं, this medium need not be necessarily air. मैंने क्या बोला, ये जो मीडियम का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एयर ही हो। साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करता है, इसे भी हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे, और ये सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। सो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एयर ही मीडियम हो, वाटर कैन ऑल्सो बी मीडियम, इवन सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी अ मीडियम। Sound requires a medium. Medium can be air, water, and any solid also. It can be iron, it can be anything. That means liquids, solids, and gases. All three, any three of them can be a medium. ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस एक्सपेरिमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख सकोगे कि why are we not able to hear the sound? We are not able to hear the sound because inside this bell jar there is no medium. And sound requires a medium to propagate. यही लिखना है। ओके, मैं मिटा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिक्विजिट्स होना चाहिए मीडियम का, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा तभी हम उसे कहेंगे कि एक मीडियम है। जैसे मैंने बोल दिया, वाटर मीडियम है, सॉलिड भी मीडियम है, एयर भी मीडियम है। तो मीडियम होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसे हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे एग्जाम के लिए। रिक्विजिट्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए, और ये इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। 3 पॉइंट हमें जानना है। फर्स्ट पॉइंट, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। इसका मतलब क्या है? अच्छा मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। मीडियम मस्ट बी इलास्टिक सो दैट, इलास्टिक का मतलब कि सो दैट इट्स पार्टिकल्स may come back to their initial position
may come back to their initial positions after displacement on either side. तो इसमें क्या कहा गया है, सपोज मैं एयर की बात करता हूं, एयर इज द मीडियम, समझो इस फर्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करो, एयर इज द मीडियम। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करता है वो मीन पोजीशन के अबाउट में वाइब्रेट करता है। यानी अगर हम एक कंसीडर करें एक एयर मॉलिक्यूल की, एक सिंगल एयर मॉलिक्यूल की, तो वो आगे जाएगा फिर वापस आएगा, आगे जाएगा वापस आ जाएगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ वो वाइब्रेट करता है। यानी वो अगर एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है तो वापस से वो मीन पोजीशन पर आता है, फिर वो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है, फिर वो वापस से मीन पोजीशन पर आता है। यानी वो अपना इनिशियल पोजीशन पर हर बार आ जा रहा है। वो अपने, ऐसा नहीं कि वो आगे अगर बढ़ गया तो वहीं पे वो रह गया, नहीं, वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर यानी मीन पोजीशन पर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो वापस आ रहा है। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या लिखा हुआ है, मीडियम पार्टिकल मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि इट्स पार्टिकल्स मस्ट कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशंस आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। दोनों आइदर साइड में डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये मीडियम पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर वापस आना है। तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को भी हम मीडियम बोलते हैं। सेम चीज होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ भी। सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी, सॉलिड पार्टिकल्स भी अपने मोशन में वाइब्रेट जब कर रहे हैं तब वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं। So this is what is known as that medium should be elastic. I think first point clear है. Second point, the medium must have inertia. The medium must have inertia. Inertia का होना जरूरी है। Inertia मतलब कि इसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, so that the particles may store mechanical energy. इनर्शिया का मतलब यह है कि उसका जो मीडियम पार्टिकल्स है उसका कुछ मास होना चाहिए, बहुत स्लाइट मास भी हो तो चलेगा लेकिन होना चाहिए मास, क्योंकि मास अगर होगा तभी उसमें इनर्शिया होगा। और इनर्शिया होने से क्या होगा कि अगर उसमें मास है मतलब इनर्शिया है तो वो अपने में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कैसे एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जिस पार्टिकल में, जिस बॉडी में मास है, केवल वही अपने में मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि मीडियम पार्टिकल्स में इनर्शिया होना कंपलसरी है। एयर मॉलिक्यूल्स का वेट होता है, मास होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का भी मास होता है, एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स का तो ऑब्वियसली मास होता है, तो इनका भी इनर्शिया होता है। थर्ड पॉइंट, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा फ्रिक्शनलेस मीडियम आइडियली अवेलेबल नहीं है। हम जानते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रिक्शन तो जरूर प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन वो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, इसलिए हमने लिख दिया फ्रिक्शनलेस, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू इट। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अचीव करना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जो बिल्कुल भी फ्रिक्शनलेस हो। अगर हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें, एयर मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड even a little amount of friction is definitely produced, but very less. The least amount of friction is produced in air. वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहां पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, वहां पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है।
और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे भी मॉलिक्यूल्स बहुत सटे हुए होते हैं सॉलिड में. The molecules are closely packed. We know it that in solid the molecules are closely packed, and then when they are vibrating, they are constantly rubbing each other. Therefore friction तो होता ही है. तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस मीडियम में? सॉलिड में. उससे कम लिक्विड में. सबसे कम फ्रिक्शन किसमें? गैस में, एयर में. इसीलिए सबसे कम लॉस ऑफ एनर्जी होता है एयर में. जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा. इसलिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनलेस होना चाहिए सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. ये तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से एनर्जी लॉस ना हो, लेकिन सबसे कम एनर्जी लॉस होता है एयर में. इसीलिए हम अगर कोई बात बोलते हैं साउंड, तो एयर में वो सबसे ज्यादा दूर तक क्लियरली सुनाई देता है. लेकिन अगर पानी के नीचे हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा होगा एयर की तुलना में, स्पीड ऑफ द साउंड, लेकिन वो बहुत धीमा धीमा सुनाई देगा या सुनाई नहीं देगा, बहुत धीरे सुनाई देगा. इसका रीजन ये है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और एनर्जी लॉस हो गया साउंड का, तो वो साउंड हमें बहुत एटीन्यूएटेड सुनाई देता है, बहुत कम, बहुत फीबल साउंड सुनाई देता है पानी के अंदर का साउंड. फॉर एग्जाम्पल, कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज यू टेक अ बकेट, अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट, वेरी सिंपल. यू टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, देन यू टेक अ बेल, हाथ में घंटी लो, बेल लो, और इस पानी के अंदर अपना हाथ डालकर इस बेल को बजाओ. सपोज दिस इज द बेल. तो यू विल बी एबल टू हियर अ फीबल नॉइज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तुम्हें साउंड सुनाई देगा बेल का. अगर बेल नहीं है तो तुम चम्मच और एक स्टील का कटोरी ले लो और पानी के अंदर डुबाकर उसको चम्मच से हिट करो, उस कटोरी को, उस बाउल को. तुम्हें साउंड सुनाई देगा, टक 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 टक, लेकिन एक फीबल साउंड सुनाई देगा, एक फीबल साउंड, धीमा आवाज. इसका मतलब यह है कि साउंड तो ट्रैवल कर रहा है. इससे दो चीज प्रूव होता है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, क्योंकि ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये वाटर में प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये वाटर से ट्रैवल करता हुआ बाहर आया, फिर एयर से ट्रैवल करता हुआ तुम्हारे कानों पर आया. यानी ये वाटर में ट्रैवल किया, फिर एयर में ट्रैवल किया. एक तो ये प्रूव हुआ कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड. दूसरा ये प्रूव हुआ कि साउंड इन वाटर, उसमें एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि उस एयर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन ज्यादा है. और वहीं तुम इस सेम कटोरी, सेम चम्मच को हवा में अगर बजाओगे तो तुम्हें ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर एयर में फ्रिक्शन कम है, तो लेस लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द थर्ड पॉइंट? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. तुमने ये, आई होप यू हैव रिटन द 3 पॉइंट्स एंड यू हैव अंडरस्टूड इट. मूविंग फर्दर, अब बात आती है साउंड सॉलिड्स में ट्रैवल करता है, कैसे प्रूव करेंगे? कोई एक्सपेरिमेंट है? वाटर में तो ट्रैवल करता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट से बता दिया, ये बाल्टी वाला एक्सपेरिमेंट. अच्छा, सॉलिड से कैसे ट्रैवल करता है? इसके लिए दो फैक्ट्स, दो एक्सपेरिमेंट्स लेट अस डिस्कस. वी कैन टेक अ ग्लास, अ प्लास्टिक और अ पेपर ग्लास, जो छोटा छोटा कप्स मिलता है पेपर का, वो लो, और यहां पे स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट करो दूसरा ग्लास में, और स्ट्रिंग को यहां पर गांठ लगा दो, इधर भी गांठ लगा दो, ताकि ये टाइटली अटैच हो जाए एट द बेसिस ऑफ द ग्लास. दिस लेंथ, कीप दिस लेंथ मोर देन 5 मीटर ऑल्सो यू कैन कीप, 6 मीटर 7 मीटर रखो, और उसको एकदम स्ट्रेच, सीधा स्ट्रेच करो, और एक कोने पर तुम अपना मुंह लगाकर कुछ इस कप के अंदर बोलो साउंड. दूसरे साइड में तुम अपने फ्रेंड को कान लगाकर सुनने के लिए बोलो. ठीक है, काफी लंबा होना चाहिए ये तार. ये स्ट्रिंग, यू कैन टेक इट ऑफ कॉटन थ्रेड, यू कैन टेक कॉटन थ्रेड, और यू कैन टेक अ वूल. ओके, द स्ट्रिंग, और तुम इसे इस तरह से, यहां एक साइड में तुम कुछ बोलो, साउंड को प्रोड्यूस करो, दूसरे साइड में दूसरा जो कप है वहां से कोई सुनेगा उसे. तुम बहुत धीरे बोलो तो भी उसे सुनाई दे देगा. Why? Because sound has traveled through the string, through this solid, and reached his ear. उतना ही धीरे अगर तुम एयर में बोलोगे तो उसे सुनाई नहीं देगा. उतना ही डिस्टेंस पर तुम लोग खड़े हो और उतना ही धीरे तुम उसे एयर के थ्रू बोल रहे हो, तो देखोगे कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है. और वहीं तुम इस कप में बोलोगे उतना ही डिस्टेंस से और उतना ही धीरे, तो उसे, इस व्यक्ति को सुनाई दे देगा जो तुम बोलोगे. तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एयर में तो साउंड नहीं ट्रैवल कर पा रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल कर जा रहा है. बिकॉज साउंड इन सॉलिड, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है. हाँ, उसका एनर्जी सबसे कम हो जाएगा, साउंड का वॉल्यूम बहुत डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन साउंड का स्पीड सबसे मैक्सिमम सॉलिड्स में होता है.
उससे थोड़ा सा कम स्पीड होता है वाटर में, और सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड होता है गैसेस में। डोंट गेट कंफ्यूज विद द स्पीड विद एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉलिड्स में, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में। इसीलिए साउंड यहाँ पे बहुत फास्ट ट्रैवल करके उधर उसके कानों तक पहुंच जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट मत करना कभी, इट इज रिस्की। रेलवे ट्रैक्स होता है, रेलवे ट्रैक्स पर अगर कोई व्यक्ति कान लगाकर सुनने की कोशिश करे तो काफी दूर में अगर ट्रेन हो तो भी उसे ट्रेन का चक्का का व्हील्स का आवाज उसके कानों तक आएगा, अगर वो अपना कान को रेलवे ट्रैक्स पर प्रेस करके सुनने की कोशिश कर रहा है। He would be able to hear the sound of the train, the wheels which are running on the tracks. वहीं अगर वो कान को उठा ले हवा में तो उसे साउंड सुनाई नहीं देगा ट्रेन का। इमेजिन करो कि ट्रेन काफी दूर में है तो भी उसे साउंड सुनाई दे रहा है रेल ट्रैक्स के थ्रू। यानी ये जो साउंड उसे सुनाई दे रहा है ये किस मीडियम से उसके कानों तक आ रहा है, ये इस रेलवे ट्रैक्स के थ्रू उसके कानों तक आ रहा है, यानी सॉलिड मीडियम के थ्रू वो उसके कानों तक आ रहा है। स्पीड सबसे ज्यादा है सॉलिड्स में, इसीलिए उसके कानों में सबसे पहले पहुंच जा रहा है, लेकिन एयर के थ्रू उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो दीज टू एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट साउंड कैन ट्रैवल इवन थ्रू सॉलिड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट डोंट डू दिस सेकंड एक्सपेरिमेंट, इट कुड बी रिस्की। तुम कान लगाकर रेलवे ट्रैक्स पर लेटे रहोगे और ट्रेन आकर, छोड़ो आगे अब बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। हमने पढ़ लिया, हम जान रहे हैं टॉपिक ही साउंड, इस चैप्टर का नाम ही है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो वेव्स क्या होता है, हिंदी में इसे बोलेंगे तो लहर, और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो दिस इज अ periodic disturbance in the medium। क्या है वेव्स, मीडियम में, मीडियम मतलब एयर वाटर सॉलिड कुछ भी, मीडियम में एक पेरियोडिक डिस्टर्बेंस है, नॉट ओनली अ डिस्टर्बेंस, पेरियोडिक डिस्टर्बेंस मींस आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये डिस्टर्बेंस रिपीट हो रहा है, पेरियोडिक डिस्टर्बेंस, इसे ही वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो इसे हम लोग अब लिखेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी आता है स्कूल में, टाइप्स ऑफ वेव्स और उसका डेफिनेशन भी। चलो लिखना स्टार्ट करो। टाइप्स ऑफ वेव्स, फर्स्ट टाइप लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स। क्या होता है ये दोनों वेव्स अब समझते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, हेडिंग दो फिर से, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसका डेफिनेशन लिखो फिर मैं इसे समझाऊंगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, in this type of waves, the particles of medium vibrate about their mean positions in the direction of propagation of sound। Example, sound waves in air, लिख लिया। इसके बाद ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो ट्रांसवर्स वेव, इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ वेव्स the particles of medium vibrate about their mean positions
normal to the direction of propagation of sound. ठीक है, एग्जाम्पल propagation of disturbance on the surface of water. अब इसे चलो समझते हैं, हमने तो लिख लिया बहुत सारा चीज, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट यू फॉरगेट अबाउट द टू डेफिनेशंस, ट्राई टू सी व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सपोज दिस पॉइंट ए इज द सोर्स ऑफ साउंड, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस पॉइंट बी इज द डेस्टिनेशन, जहां साउंड को पहुंचना है। तो ए से बी साउंड प्रोपगेट करेगा। अब ये वेव जो प्रोपगेट करेगा, ये इसका पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेगा? अच्छा, ए से बी अगर मैं एरो बना दूं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन फ्रॉम ए टू बी। सो आई हैव शोन विद एन एरो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब यहां पे वाइब्रेट कर सकता है दो तरीके से। एक है कि ये मॉलिक्यूल, सपोज दिस ब्लू कलर से जो मैंने अभी डार्क ब्लू से जो ड्रॉ किया, दिस इज अ एयर पार्टिकल। ये कैसे वाइब्रेट करेगा? ये आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ वो बी के तरफ बढ़ेगा, यानी फ्रंट देन कम बैक, फ्रंट देन कम बैक। सो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे करते 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 वो ए से बी जा रहा है। तो ये क्या है? ये पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट तो कर रहा है इंडिविजुअली, एवरी पार्टिकल ऑफ द एयर विल वाइब्रेट इन दिस वे, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे मूव करते हुए वो जाएगा, वो अपना वाइब्रेट करेगा मीन पोजीशंस के अबाउट। लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है, यानी ए से बी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा है। यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दोनों के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वहीं अगर हम एक दूसरे तरह का वेव की बात करें, सपोज फिर से मैं बना रहा हूं ए, फिर से पॉइंट बी, ए से बी वेव को ट्रैवल करना है, और ये मैंने एरो से दिखा दिया कि ए से बी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नाउ लेट अस कंसिडर, मैं फिर से ब्लू कलर से मैं एक पार्टिकल को लिया। अब ये पार्टिकल मान लो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, बट नॉट आगे पीछे, दिस इज ऊपर नीचे। और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ बी की तरफ जा रहा है। तो इस केस में व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? क्या एंगल बन रहा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बीच? 90 डिग्री बन रहा है। प्रीवियस केस में 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा था, इस केस में 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे जो सेकेंड वाला केस है ना, ये जो वेव है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। साउंड इस तरह से प्रोपगेट नहीं करता है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह प्रोपगेट करता है। ये जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मोशन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला जहां पे एंगल 90 डिग्री हो रहा था, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन एयर एज ट्रांसवर्स वेव, साउंड इन एयर ट्रैवल्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लाइट ट्रैवल्स एज ट्रांसवर्स वेव, लेकिन हमारा चैप्टर लाइट तो अभी नहीं है, हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन नाम जानना चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव क्या क्या एग्जिबिट करता है, कहां कहां में दिखने को मिलता है। तो लाइट वेव जो है दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, और हम इसको डिटेल में समझेंगे, अभी हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव में, क्या लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में? सबसे पहले उठा लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इन दिस टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, इस तरह के वेव्स में, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट। ठीक है, मीडियम पार्टिकल्स तो डेफिनेटली वाइब्रेट करेंगे ही अबाउट देयर मीन पोजीशन के अबाउट। लेकिन क्या लिखा हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया, साउंड वेव्स इन एयर,
एयर में साउंड वेव्स इसी तरह से प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकेंड वाला है ट्रांसवर्स वेव। इसमें हमने क्या लिखा, इन दिस टाइप ऑफ वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट, डेफिनेटली वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, बट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये कहां में दिखने को मिलता है, एक तो मैंने बोला लाइट डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर सरफेस में अगर कोई पत्थर फेंक दे, यानी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो अगर हम देखें तो मान लो शांत पानी है, उसमें एक छोटा सा पेबल या पत्थर किसने ड्रॉप कर दिया, तो हमें यहां गोल गोल इस तरह से रिपल्स देखने को मिलता है पानी में। ये जो डिस्टर्बेंस हुआ पानी में, रिपल्स फॉर्म हुआ पानी में, ये किस तरह का, इसे अगर हम साइड व्यू से देखें तो दिस रिपल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रोज, जो मैंने अभी बनाया रेड से, क्रेस्ट एंड ट्रो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी ट्रांसवर्स वेव, these crests and troughs are forms, the water molecules are moving up and down and propagating, increasing its radius in the form of a circle। ये अपना रेडियस को बढ़ा रहा है और मीडियम पार्टिकल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, किसके किसके बीच परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इनके बीच 90 डिग्री बन रहा है तो इसीलिए हमने कह दिया कि प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये जो यहां पे हमने बनाया क्रेस्ट एंड ट्रो, इसे क्रेस्ट एंड ट्रो मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ट्रो, TROUGH, और ये जो ऊपर वाला पीक बन रहा है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रोज द ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपगेटिंग। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोपगेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन। ये रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।